हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने तेरे डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.4 चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्लास 11th मैथमेटिक्स। सो फार हमने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट कर ली है और आप लोगों से गुजारिश है कि पहले आप उसको देखें, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपने वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की अगर मैं बात करूं, समझेंगे, बहुत ध्यान समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस तो बेटा आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में इक्वेशंस के बारे में बहुत पढ़ा है। आप जानते हैं ये बात बहुत अच्छे से कि आप लोगों ने इक्वेशंस के बारे में बहुत पढ़ा है, जिसे कहते हैं ना बहुत। तो इनफैक्ट मैं ये कह दूं कि आप स्टार्टिंग से इक्वेशंस को ही सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि 2x - 4 इक्वल टू लेट्स से 6 है, तो आप इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? 2x इक्वल टू 6 प्लस 4 और x इक्वल टू 10/2, तो x इक्वल टू 5। कुछ यही काम करते थे आप लोग। आई एम श्योर आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान होगी ये सब बातें ना। ओके, तो आपने जो इक्वेशंस अभी तक पढ़ी थी वो कैसी थी बेटा? वो थी एल्जेब्रिक इक्वेशन। इनको हम एल्जेब्रिक इक्वेशन कहते हैं। इधर ये लीनियर हो सकती है, क्वाड्रेटिक हो सकती है, क्यूबिक हो सकती है, बट ये कैसी इक्वेशन है बेटा? एल्जेब्रिक इक्वेशंस है ना। लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस किसे कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस उस इक्वेशन को कहते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हो एज अ वेरिएबल। जैसे यहां पे एज अ वेरिएबल x होता था, वैसे ही यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा एज अ वेरिएबल। ठीक है ना? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? ओके, तो एग्जांपल के तौर पे आप देखिए 2 sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 लेट्स सपोज। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। देखो यहां पे एज अ वेरिएबल जो दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है ना। ओके, तो इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई कि इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन किसे कहते हैं। अच्छा, अब जैसा कि आपने यहां पे देखा कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में आज तक क्या करते हुए आए हैं? आज तक हम वेरिएबल को फाइंड आउट करते हुए आए हैं। भाई वेरिएबल को ही तो फाइंड आउट कर रहे होते थे किसी भी इक्वेशन में हम। तो यस, यही काम हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में भी करना है। हम यहाँ पे भी वेरिएबल को ही फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है? जो हमारा साइन फंक्शन है उसकी डोमेन, डोमेन यानी कि x की वैल्यू। कहने का मतलब ये है ना। ओके, तो अब बात ये आती है कि सर कैसे, है ना, कैसे फाइंड आउट करें? चलिए ठीक है, इसके ऊपर बात करते हैं कि कैसे। ओके, तो अगर ये कैसे वाली बात जब आ रही है तो ध्यान से समझेंगे इस चीज को। देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/2, भाई चेक कर लो, और साइन एक्स इक्वल टू 1/√2 रहेगा। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को, है ना? बिल्कुल क्लियर है। ओके, अब अगर मेरे को वैल्यू फाइंड करे तो मैं ये देखूंगा, भाई x की वैल्यू में फाइंड करने जा रहा हूं। x क्या है? बेसिकली x वो वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, जो इस इक्वेशन को, है ना। क्लियर है ना बात? ओके, तो x की किस वैल्यू पे सेटिस्फाई होगा? मेरे हिसाब से π/4 पे सेटिस्फाई हो जाएगा। आप जानते हैं साइन π/4 इक्वल टू 1/√2 था, सेटिस्फाइड हो गया। और यहां से मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? π/4 आ गई। ओके, अच्छा, अब एक बच्चे के मन में डाउट आया कि सर साइन π/4 ही लिख सकते हैं क्या इसको, और कुछ नहीं लिख सकते? मैंने पूछा क्या लिख सकते हो बताओ जरा। तो उसने बोला कि सर एक काम करो ना, साइन x इक्वल टू आप 1/√2 को ऐसे भी तो लिख सकते हो, साइन पाई माइनस π/4। तो मैंने देखा कि यार ये आंसर तो इसने बिल्कुल सही दिया, जवाब बिल्कुल सही है इसका, कि हम साइन पाई माइनस π/4 भी अगर लिखते हैं तो भी हमारे को 1/√2 ही मिलेगा, क्योंकि आपने पढ़ा है साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। आपने पढ़ी है ये बात, है ना। ओके, तो यहां से मैंने देखा कि x की वैल्यू क्या आ गई? 3π/4 आ गई। चेक कर लो। ओके, हाँ, अब थोड़ा सा है ना मन में डाउट होना शुरू हो गया, क्योंकि एक बच्चे ने और बोला कि सर अगर हम इसको पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं तो कुछ और भी लिख सकते हैं क्या? मैंने पूछा जैसे कि, तो बच्चे ने बोला कि सर मैं क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि साइन x इक्वल टू साइन 2π + x, 2π + π/4। तो मैंने कहा यार ये बच्चा
गलत तो नहीं बोल रहा, लिख तो ऐसे भी सकते हैं भाई, चेक करो ना, मैंने आपको क्या बोला, 2 पाई एज अ जीरो, मैंने बताया ना 0 रेडियन के इक्वल मानते हैं हम 2 पाई को, तो ये तो π/4 ही आएगा, यानी कि सेम ही आंसर मिलेगा। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यहां से x की वैल्यू आ गई 9π/4, चेक कर लो भाई, 4 टू द 8 और एक 9π/4 आ गई, नहीं आ गई, बिल्कुल आ गई। अब ऐसे ही मैंने देखा कि यार यहाँ तो डिफरेंट केसेस में डिफरेंट वैल्यू मिलती जा रही है मेरे को, यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक इक्वेशन के यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो अनलिमिटेड है, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। हाँ भाई, ये बात तो सत्य है। अब इसको समझने के लिए हमने क्या किया कि साइन का ग्राफ देखा 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए हमने साइन का ग्राफ देखा रफली, कि भाई साइन का ग्राफ हमें पता है कुछ ऐसे से बनता है ना। तो हमने ऑब्जर्व किया कि यार एक ही पॉइंट पे ये बहुत सारे आंसर देता है। देखो इसने इस पॉइंट पे सेम आंसर दिया, इस पॉइंट पे भी सेम आंसर दिया, इस पॉइंट पे 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 भी सेम आंसर दिया। और अगर मैं आगे बढ़ाता तो ये और भी जगह यही आंसर दे रहा होता। अब मान लो कि यहाँ पे y की वैल्यू लेट सपोज कि 0.5 है, तो 0.5 इसने कितनी जगह आंसर दिया, x की इस वैल्यू पे दिया, x की इस वैल्यू पे भी दिया, इस पे भी दिया, इस पे भी दिया, इस पे भी दिया, इस पे एंड सो ऑन, आगे भी बहुत सारी रही होंगी और पीछे भी बहुत सारी रही होंगी। तो कहने का मतलब एक बात समझ में आई कि यार अगर मैं किसी भी इक्वेशन का यहाँ पे सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूं तो उसके सॉल्यूशन तो अनगिनत है, इन्फिनिटी है, बहुत सारे सॉल्यूशन है, क्योंकि उसने ये सेम आंसर बहुत जगह दिया है। मानते हो ये बात, अंडरस्टूड है? ओके, तो इतनी बात तो समझ में आ गई कि ये सारे सॉल्यूशन हमारे सही हैं, है ना, और भी हो सकते हैं एंड मैनी मोर। ओके, तो अब समस्या ये आई कि यार इतने सारे सॉल्यूशन को कैसे डिस्क्राइब करें, मतलब, है ना। तो अब देखिए, जो बेटा एक चक्कर लगता है, एक चक्कर जो लगता है आपका दैट इज 2 पाई रेडियन का, उसके बिटवीन आपको जितने भी सॉल्यूशन मिल रहे हैं, कहने का मतलब है वो सारे सॉल्यूशन क्या कहलाएंगे बेटा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएंगे। वो सारे सॉल्यूशन क्या कहलाएंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएंगे। आई रिपीट, वो सॉल्यूशन क्या कहलाएंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएंगे। ठीक है, किसकी बेटा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन की जो रेंज होगी वो कहां तक होगी, 0 से लेकर के 2 पाई तक। इसके बिटवीन जितने भी आपको सॉल्यूशन मिलेंगे वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएंगे। लेकिन सॉल्यूशन का एंड नहीं था, तो बाकी सॉल्यूशन तो बेटा बचे हुए नहीं, इंक्लूडिंग दिस, ये भी इंक्लूड होते हैं उसमें, जो भी सारे सॉल्यूशन है उनको हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। क्या कहते हैं बेटा, जनरल सॉल्यूशन। अब समस्या ये आ गई कि चलो प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो मैं जितने भी आएंगे इनके बिटवीन वो मैं इजीली निकाल सकता हूं। और आप एक बात और याद रखना, सिर्फ 2 ही आएंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन, सिर्फ 2 ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन आएंगे किसी के भी। आप कहोगे सर कैसे, एक बार समझाओ तो सही थोड़ा। देखो मैं बताता हूं, आप एक बात हो, जब ये आप देख रहे हो इसका, है ना, यूनिट सर्कल का रेडियस, तो आप जानते हो कि साइन और कॉस इसी के ऊपर है। तो यार आप कोई भी एक लाइन ड्रॉ करते हो तो 2 पॉइंट पे ही तो इंटरसेक्ट करेगी, एक ये और एक ये, कहीं से भी कर लो आप, तो 2 से ज्यादा सॉल्यूशन आ ही नहीं सकते बेटा। अंडरस्टूड है ना, ये बात समझ रहे हो ना मेरा कहने का मतलब। तो हमेशा प्रिंसिपल सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ 2 ही आएंगे और जनरल सॉल्यूशन की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, अब मुद्दा ये था कि सर जनरल सॉल्यूशन जो है उसके लिए कैसे, मतलब हम क्या सारे फाइंड आउट करेंगे? तो ऐसा तो नहीं है कि बेटा अनलिमिटेड है और कितने फाइंड आउट करते रहोगे, ऐसा तो करते रहो फिर बैठे रहोगे आप तो, है ना। ओके, तो ऐसा नहीं है, हमने जो जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, आपको याद होगा बेटा आपने 10th क्लास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था, उसमें nth टर्म का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, a + n-1 × d, याद होगा आप लोगों को अच्छे से। ठीक है, आप इसमें क्या करते थे, ये जनरल टर्म कहलाता था और ये टर्म सारे टर्म्स को डिस्क्राइब कर रहा होता था। आप जैसे फर्स्ट टर्म निकालना चाहते तो n की वैल्यू 1 पुट कर देते थे, थर्ड टर्म निकालना चाहते तो n की वैल्यू 3 पुट कर देते थे, ऐसी 11th टर्म निकालना चाहते तो n की वैल्यू 11 पुट कर देते थे और आपका टर्म आ जाता था। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमने जनरल सॉल्यूशन के लिए एक ऐसा टर्म निकाल दिया जो मतलब एक जनरल टर्म कह रहा है ना, तो वो जनरल सॉल्यूशन कहलाए, है ना। तो वो क्या कहलाएगा बेटा, वो कहलाएगा आपका जनरल सॉल्यूशन, है ना। जैसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन है वो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा आपका जनरल सॉल्यूशन। अब ये जनरल सॉल्यूशन के लिए हमने फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं तो 2 मिनट के लिए आप देखना, साइन एक्स का ग्राफ देख रहे हो भाई, साइन 0 पे 0 होता था, पाई पे 0 होता था, 2 पाई पे 0 होता था, याद है। तो यार याद करो, रिकॉल करो, n पाई पे हमने आपको बताया था 0 होता है,
याद है आप लोगों को? तो एन पाई पे हमने आपको ये कहा था कि साइन 0 होता है, और उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब आप थोड़ा बहुत अगर नोट करना चाहते हो तो नोट करो, फिर इसके बाद मैं आपको जनरल सॉल्यूशन में जितना ही पढ़ा उसमें हमने क्या बताया आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन किसे कहते हैं, दूसरा उसके जो सॉल्यूशंस होते हैं उसमें से प्रिंसिपल सॉल्यूशन कौन से और जनरल सॉल्यूशन कौन से, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितने होते हैं और जनरल सॉल्यूशन कितने होते हैं, है ना। ओके, अब हम बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन के ऊपर। तो देखिए कुछ फॉर्मूले में लिखवा रहा हूं। पहला, साइन एक्स इक्वल टू 0। तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि साइन एक्स 0 कब होता है, कब होता है, याद करो, जब एक्स की वैल्यू एन पाई होती है, कॉमा एन बिलोंग्स टू जेड। आप लोगों को याद होगा, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, दोबारा फील कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नंबर 2, कॉस एक्स इक्वल टू 0। तो ये बात भी आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि x की वैल्यू जब ऑड मल्टीपल ऑफ 90 होती है तब ये 0 होता है। तो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 कैसे लिखते हैं, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, n बिलोंग्स टू z। ओके, अब तीसरा, tan x इक्वल टू 0। ओके, तो tan x इक्वल टू 0 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये कब होगा, जाहिर सी बात है जब साइन 0 होगा तभी तो tan 0 होगा। यार नहीं समझ में आया, अभी बात हो, tan x इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स अपॉन में cos x होता है, नहीं होता। जब साइन की वैल्यू 0 होगी तो tan अपने आप 0 हो जाएगा, 0 से डिवाइड होके, भाई 0 से डिवाइड होके tan 0 आ जाएगा। तो अब साइन 0 कहां पे होता है वो आपको पता ही है, तो n पाई n बिलोंग्स टू z। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं थी बेटा, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं थी। अब आगे जो हम करने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट चीज है ना, उसको हम बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए अगला जो फॉर्मूला है नंबर 4, वो है आपका साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, ठीक है। अगर ये वाली इक्वेशन इस टाइप की इक्वेशन रहती है तो इट मींस x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n इंटू वाई, कॉमा n बिलोंग्स टू z। तो अब ये वाला जो जनरल सॉल्यूशन है इस केस वाला, ये कैसे आया उसका प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हम आपको कराएंगे। अब देखिए बोर्ड पे कैसे आया मैं आपको बताता हूं। चलिए, तो हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास है साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, चेक कर लो, यही है, हाँ जी बिल्कुल यही है। ओके, तो एक बात हो, मैं ऐसे नहीं कर सकता कि साइन एक्स माइनस साइन वाई इक्वल टू 0, बिल्कुल कर सकते हैं। अब साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटी लग रही है, आपको पता होना चाहिए साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी से लिया हुआ होगा, और साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी होती है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यानी कॉस साइन फैक्टर आएगा, तो 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाय 2। चेक कर लो, मैंने कुछ नहीं किया बेटा, यहाँ पे सिर्फ साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटी लगाई है, और बहुत अच्छे से आपको आइडेंटिटी सिखाई है, आप जानते हैं ये बात। अच्छा, ये 2 तो गया वहां पे, 0 हो गया। भाई एक बात आओ, इन तीनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये है या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, मानते हो नहीं बात, बिल्कुल जी, है ना। तो खैर 2 तो 0 नहीं हो सकता, 2 तो इक्वल टू 2 ही है, तो 2 को मैं उधर भेज के खत्म कर सकता हूं, मानते हो। अच्छा, अब 0 से इक्वेट करा दो इन दोनों को, चलो ठीक है। तो cos x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 0, जाहिर सी बात है इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होने का मतलब ही बनता है, और या फिर साइन x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 0। ओके, अब cos 0 कहां पे होता है, चेक करो, cos 0 होता है इस पे, तो x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू क्या होगा बेटा, इक्वल टू होगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, कॉमा n बिलोंग्स टू z। वो तो अंडरस्टूड है, वो लास्ट में लिख देंगे हम, क्लियर है भाई। देखो ना, x की इस वैल्यू पे तो होता है, तो यहाँ पे x ही तो है, तो x की यही वैल्यू तो इक्वेट कराऊंगा ना मैं। सिमिलरली साइन 0 होता है n पाई पे, जब x जो है x आप पे, यानी कि ये एंगल जो है क्या रहा हो, n पाई रहा हो, कॉमा n बिलोंग्स टू z। यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे जगह है मेरे पास। ओके, अब देखिए ये 2 तो हो गया बाय बाय, तो x इक्वल टू क्या देख रहे हैं आप, x इक्वल टू देख रहे हैं 2n प्लस 1 इंटू पाई, और ये y जाके माइनस का हो गया, ठीक है। और यहां से अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं यूं करके, अगर मैं यहां की बात करूं तो x इक्वल टू, देखो 2 उधर इंटू हो जाएगा, तो 2n पाई, और ये प्लस का y हो जाएगा, चेक कर लो, कॉमा n बिलोंग्स टू
z। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। चलिए अब देखते हैं, आगे देखते हैं। x इक्वल टू, भाई मैंने क्या किया, 2n प्लस 1 इंटू पाई था, एज इट इज रहा। यहां पे मैंने प्लस कर दिया और ये -1 कर दिया और इंटू में भाई मैंने कुछ नया नहीं किया बेटा, ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। मैंने क्या किया, इस माइनस की जगह मैंने -1 ले लिया, है ना। बात ये कि भाई देखो y को अगर मैं -1 से इंटू करूंगा -y तो आएगा, तो ऐसा कर सकता हूं मैं। अच्छा, मैं सिर्फ इतना ही नहीं करूंगा, इसमें मैंने ये भी लिखा, 2n प्लस 1 भी लिखा। अब आप ये कहोगे सर 2n प्लस 1 क्यों लिखा, मैं आपको बताता हूं। मैंने 2n प्लस 1 इसलिए लिखा कि बेटा पावर में मैंने बेसिकली ऑड नंबर दिखाया है, क्योंकि अगर यहाँ पे ऑड नंबर में कोई भी पावर रही होगी तो डेफिनेटली अपना आंसर -1 ही देगी। चेक कर लो भाई, ऑड नंबर में आप पावर लेके देखो, मतलब n की कोई भी वैल्यू लेकर देखो। चलो 2 लेते हैं, 2 ली भाई, 2 टू द 4, 4 प्लस 1 5, तो -1 की पावर 5 क्या होगा, -1 ही रहेगा। -1 को y से इंटू करो तो -y तो आएगा, तो चेंज कुछ नहीं किया है, ठीक है। लेकिन ऐसा करना मेरे लिए थोड़ा सा जरूरी था, क्योंकि मैं आपको जो चीज प्रूफ कराना चाह रहा हूं वो ऐसे ही होगी, है ना, इसलिए। ओके, आगे देखेंगे। तो यहां तक तो आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब यहां पे देखते हैं, तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस, यहां पे भी मैंने यही काम किया, -1 ले लिया और इसकी पावर में मैंने 2n ले लिया इंटू में भाई। अब देखो ना, 2n क्या है, पावर में इवन नंबर है भाई, 2n इवन नंबर होता है, और इवन नंबर जो है इसको प्लस बना देगी, तो प्लस ही तो रहा, कुछ चेंज थोड़ा ना हुआ है, कुछ नहीं हुआ, आप चेक कर सकते हैं। और n बिलोंग्स टू z, तो वो तो खैर चल ही रहा है। अब मेरे हिसाब से यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब आप इसको ध्यान से अगर देखें ना, ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, बहुत ध्यान से अगर समझना है तो। अब मैं इसको ना मर्ज करने वाला हूं, दोनों को मिक्स करने वाला हूं, तो कैसे, इसको ध्यान से देखो, चेक करो, फील करो जरा। ये क्या ना लिखा है, 2n प्लस 1। 2n प्लस 1 बेसिकली ऑड नंबर होता है, ऑड नंबर इंटू पाई। और चेक करो यहाँ पे 2n, 2n मतलब इवन नंबर इंटू पाई। चेक कर लो, ऑड नंबर इंटू पाई, इवन नंबर इंटू पाई, ठीक है। और ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है, और इंटू में पाई, यानी कि कुल मिला के सेम ही लिखा है। अब मेरे को इन दोनों को मर्ज करना है, ठीक है, कंबाइन करना है, कंबाइन जिसे कहते हैं। तो x इक्वल टू मैं क्या लिखने वाला हूं, n पाई प्लस -1 रेज़ टू द पावर n इंटू वाई कॉमा n बिलोंग्स टू z। अब आप ये कहोगे कि सर ये कैसे, मुझे पता था आप ये जरूर बोलोगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। आप देखो ना, इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि ऑड नंबर का केस है, और इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि इवन नंबर का केस है। चेक कर लो, तो आप यहां पे ऑड नंबर लेते हो अगर n की जगह, तो ये वाला केस बन रहा है, इवन नंबर लेते हो तो ये वाला केस बन रहा है। कहोगे नहीं समझ में आया सर, क्या बोलते हैं, तो पता नहीं, समझाते हैं, 2 मिनट। ये वाला केस बना के देखते हैं। ऑड नंबर लेते हैं, एक n की वैल्यू ऑड लेते हैं, 3 ले ली। जब मैंने 3 ली तो 3 पाई -y रहा। चेक कर लो, 3 पाई -y तो रहेगा, यानी कि ये तो बनेगा। जब मैंने इवन ली तो देखो, चेक करो, अपने आप ये बनेगा। जब मैंने इवन ली 2 ली तो 2 पाई और ये प्लस y आएगा, तो देखो चेक कर लो, समझ में आ रही बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो बेटा जब आप ऑड नंबर ले रहे हो तो ये इसको सेटिस्फाई कर, जब आप इवन नंबर ले रहे हो तो ये इसको सेटिस्फाई कर। तो कंबाइंड रिजल्ट हो गया इस चीज का ना, क्योंकि ये ऑड के लिए था, ये इवन के लिए था, हमने उसको कंबाइंड करके मर्ज करके एक रिजल्ट दे दिया। अब आप ऑड लोगे तो ये इसके वो फॉलो अप करेगा, इवन लोगे तो इसको फॉलो अप करेगा। और चेक कर लो, यही तो था बेटा आपका, n पाई प्लस n -1 की पावर n इंटू वाई एंड n बिलोंग्स टू z। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। मैंने कोशिश तो पूरी की है आपको समझाने की, बट फिर भी अगर कहीं पे कोई भी दिक्कत लग रही हो तो आप मेरे को प्लीज कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं cos x इक्वल टू cos y वाला। तो देखो cos x इक्वल टू cos y होता है, तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस -y इंटू करो कॉमा n बिलोंग्स टू z। अब ये कैसे होगा, इसका प्रूफ देखते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि प्रूफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। चलिए, तो हमारे पास क्या है बेटा, cos x इक्वल टू cos y है ना। तो हम ऐसा कर सकते हैं बेटा, cos x माइनस cos y इक्वल टू 0 लिख ले, बिल्कुल कर सकते हैं। अब cos a माइनस cos b की आइडेंटिटी लग रही है, वो होती है -2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2 और इक्वल टू में 0 ऐसे दिस, कोई डाउट नहीं है। अब तीनों का प्रोडक्ट 0 होने का मतलब क्या है, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, क्योंकि -2 तो 0 है नहीं, -2 तो 2 ही है ना। तो इसका मतलब ये उधर जाके खत्म हो गया। अब मैं इन दोनों को 0 से इक्वेट कराने वाला हूं, तो साइन x प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 0 और
साइन x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 0। अब वही वाली बात है, साइन 0 कब होता है? n पाई पे होता है, चेक कर लो। जब इसकी वैल्यू n पाई रही होगी तो x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू n पाई, कॉमा n बिलोंग्स टू z, वो अंडरस्टूड है ना। सिमिलरली यहां पे भी साइन 0 कब रहा होगा? जब इस एंगल की वैल्यू n पाई रही होगी, ओके, कॉमा n बिलोंग्स टू z। तो अब देखिए x इक्वल टू 2n पाई हो जाएगा भाई, 2n पाई हो जाएगा, और ये प्लस वाई है तो इधर आके माइनस वाई हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। सिमिलरली x इक्वल टू 2n पाई, और ये माइनस वाई है तो इधर आके प्लस वाई हो गया, अंडरस्टूड है। अब ध्यान से देखो दोनों को अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो मैं इनको मर्ज करने वाला हूं। तो मैंने देखा ये सेम है और ये भी सेम है, बस बीच में प्लस माइनस का साइन है। तो क्या मैं x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई नहीं लिख सकता? भाई माइनस इधर का प्लस इधर का, कॉमा n बिलोंग्स टू z, वो तो आना ही है, ठीक है, वो तो परंपरा है बेटा, है ना। और चेक कर लो, यही तो थे 2n पाई प्लस माइनस वाई, कॉमा n बिलोंग्स टू z। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे समझ में आया होगा बेटा, है ना। चलिए फटाफट से आप वीडियो पॉज करें, नोट कीजिए, फिर देखते हैं tan x, लास्ट वन, tan x इक्वल टू tan y। इफ tan x इक्वल टू tan y, देन x इक्वल टू n पाई प्लस y इंटू नहीं सॉरी, कॉमा n बिलोंग्स टू z। अब इसकी डेरिवेशन देखते हैं ना। तो हमारे पास क्या है बेटा? हमारे पास है tan x इक्वल टू tan y। अगर ये केस होता है तो x क्या होता है, हम वही चीज चेक कर रहे हैं ना, देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो tan x माइनस tan y कर ले, कर दिया जी। अब अभी तक क्या था, पिछले दोनों केसेस में हमारे पास आइडेंटिटी थी, लेकिन यहाँ पे कोई आइडेंटिटी नहीं है tan x माइनस tan y की। तो क्या करेंगे यहाँ पे? तो हम यहाँ पे इसको साइन और कॉस की टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन x अपॉन में कॉस x, चेक कर लो, और इसको लिख सकते हैं साइन y अपॉन में कॉस y। मेरे को नहीं लगता कि कोई डाउट होना चाहिए आप लोगों को यहाँ पे, है ना। ओके, अब देखिए एलसीएम ले लें, तो साइन x इंटू कॉस x, साइन x इंटू कॉस y, सॉरी कॉस x कह रहा हूं मैं, माइनस कॉस x इंटू साइन y, कॉस x इंटू साइन y, और एलसीएम में क्या आ गया बेटा? cos x cos y, चेक कर लो। ओके, तो यहां तक तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, है ना। अब देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। अच्छा एक बात और, मैंने आपको बताया था कि जो tan फंक्शन होता है वो कहां पे डिफाइंड होता है बेटा? उसके लिए मैंने आपको उसकी डोमेन बताई थी कि वो डिफाइंड होता है एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ 90 के ऑड मल्टीपल को छोड़ के, वहां पे डिफाइंड होता है ना, ये बात ध्यान रखना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको देख रहा हूं तो यहां पे x की वैल्यू 90 नहीं हो सकती, ये कंफर्म है। और x की वैल्यू 90 नहीं होगी तो cos भी 0 नहीं होगा, और अगर cos 0 नहीं होगा तो मैं cos को उधर ले आके खत्म कर सकता हूं। क्लियर है बात? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो cos उधर जाके हो गया खत्म, लेकिन अगर cos 0 हो रहा होता तो अनडिफाइंड हो जाता बेटा, अंडरस्टूड है ये बात। अब देखो जो बचा उसको देखो ध्यान से, sin a cos b माइनस cos a sin b, ये तो आइडेंटिटी बन गई बेटा sin a माइनस b की, चेक कर लो, sin a cos b माइनस cos a sin b, दैट इज sin a माइनस b, sin a माइनस b इक्वल टू 0। भाई ये तो उधर 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म ही हो चुका है ना। ओके, अब बात वही आ गई, sin 0 कहां पे होता है? sin 0 n पाई पे होता है ना। sin x माइनस y इक्वल टू 0, देन x माइनस y, इट इंप्लाइज x माइनस y इक्वल टू n पाई। क्लियर है? कॉमा n बिलोंग्स टू z, देन x इक्वल टू n पाई प्लस, भाई माइनस वाई है तो उधर आके प्लस वाई हो जाएगा, n बिलोंग्स टू z, चेक कर लो। और देखो यही तो लिखवाया था आपको, n पाई प्लस वाई कॉमा n बिलोंग्स टू z। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और इस फॉर्मूले की डेरिवेशन के साथ आपके टोटल फॉर्मूले कंप्लीट होते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, है ना। बिफोर दैट आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। तो बच्चों अब हम कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं जो कि बेस्ड ऑन प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन, है ना, दोनों पे बेस्ड होंगे। ओके, तो वन बाय वन देखते हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपना वेरी फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 18। एग्जांपल नंबर 18, पेज नंबर 76, आई थिंक सो, NCERT, बट लेट मी चेक, पेज नंबर 74, नॉट 76, 74। और एग्जांपल है आपका कि फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin x इक्वल टू √3/2।
ओके ओके, तो दोबारा लिख देता हूं यार, साफ नहीं दिख रहा है। साइन एक्स इक्वल टू √3/2 ये क्वेश्चन है ना। अब इसका मुझे प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है। और एक बात और बता दूं, जब तक कि क्वेश्चन में बोला ना हो कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड कीजिए, तब तक आपने क्वेश्चन को जनरल सॉल्यूशन नहीं समझना है और आपने जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड करना है। ओके चलिए, अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया दो होते हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या दो ही होंगे, ठीक है। तो अब वो दो कैसे निकालते हैं, तो एक तो सिंपल ही आपको डायरेक्टली दिख जाता है कि साइन की वैल्यू √3/2 कब है, अरे 60 डिग्री पे है भाई, 60 डिग्री को π/3 लिखते हैं, तो साइन एक्स इक्वल टू साइन π/3। अब दूसरा इसके साइन पे डिपेंड करता है, नेगेटिव या पॉजिटिव है इसके हिसाब से। तो देखिए साइन एक्स इक्वल टू, ये पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। देखो सेकंड क्वाड्रेंट में आप क्या लिखते हैं बेटा, π-θ, थर्ड में लिखते हैं π+θ, फोर्थ में 2π-θ लिखते हैं, इस तरीके से चलते हैं ना, ठीक है। तो साइन π-π/3, और वैसे भी आप जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है और पाई पे रेशियो नहीं बदलता, तो साइन π-θ साइन थीटा ही तो होता है। तो मैंने कुछ अलग थोड़ा लिखा है यार, फॉर्मूला तो लगाया, वही 48 आइडेंटिटी जो बताई थी उन्हीं में से एक यूज हुई है। ओके, इट इंप्लाइज साइन एक्स इक्वल टू, चेक कर लो कितना हो गया, साइन 2π/3, चेक करो 2π/3 हो गया, नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। तो इट मींस x इक्वल टू 2π/3, और आई एम श्योर आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा एक और मैंने यहां से निकाला नहीं, गलती से बाय मिस्टेक जल्दबाजी में रह गया। एक तो आपने यहीं से निकालना है x इक्वल टू π/3, है ना। तो एक सेकंड रुकना जरा, इसको रफ करके। अब देखिए देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर, अब दोनों लिख लो, π/3 एंड 2π/3, इस तरीके से। और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे समझ में भी आ गया होगा, है ना, इजी था। ओके फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट जो देखते हैं एग्जांपल नंबर 19 जो कि सेम पेज 74 एनसीईआरटी है। तो वही क्वेश्चन सेम है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ tan x इक्वल टू -1/√3, दैट्स इट। तो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब यहां पे थोड़ी सी समस्या है, चलो फाइंड आउट करते हैं। समस्या क्या आ गई, ये माइनस आ गया बेटा, लेकिन करने का तरीका नहीं बदला, करने का तरीका वही है। tan की वैल्यू 1/√3 कहां पे होती है, 30 डिग्री, 30 डिग्री यानी कि π/6, तो माइनस एज इट इज 1/√3 की जगह tan π/6 लिख लिया हमने। कर सकते हैं ऐसा काम। अब हमने ये देखना है कि tan नेगेटिव कहां पे है, तो tan नेगेटिव दो जगह होता है, चेक कर लो भाई। tan नेगेटिव एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है π-θ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है 2π-θ, चेक कर लो। तो अब ये वाला केस जो है वो इन दोनों में चलेगा। तो बेटा चेक करेंगे, tan x इक्वल टू अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वाड्रेंट tan π-π/6 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, है ना। ओके, और यहां पे अकॉर्डिंग टू फोर्थ क्वाड्रेंट tan x इक्वल टू tan 2π-π/6, और चेक कर लो बेटा, ध्यान से देखो tan π-θ -tan θ होता है, तो ये इसके इक्वल ही तो आ रहा है। सिमिलरली tan 2π-θ भी -tan θ ही होता है, चेक कर लो। तो कुछ गलत थोड़ी ना करा मैंने, वही काम क्या है। ओके, तो अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो tan x इक्वल टू, चेक करेंगे ध्यान से भाई, 6π में से 1 पाई गया तो 5π बचेगा, तो tan 5π/6, और यहां से tan x इक्वल टू tan, चेक कर लो 6 तो 12, 12 में से 1 गया तो 11π/6। तो बेटा इट मींस x इक्वल टू 5π/6, और यहां से आ गया 11π/6, और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो therefore principal solutions are 5π/6 and 11π/6, these are answers। और उम्मीद करता हूं बच्चों आपको बहुत अच्छे समझ में भी आ गया होगा, है ना। आप फटाफट से वीडियो पॉज करके तो बच्चों देखते हैं एग्जांपल नंबर 20 जो कि पेज नंबर 76 एनसीईआरटी है। तो देखो ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन को, कहते हैं कि फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ sin x इक्वल टू -√3/2। इसमें कहीं पे प्रिंसिपल नाम का जिक्र नहीं हुआ है, तो अगर कहीं पे प्रिंसिपल नाम का जिक्र नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन की बात हो रही है, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन लिखा हो या ना लिखा हो, निकालना आपने जनरल सॉल्यूशन जब तक कि प्रिंसिपल के बारे में बात ना की गई। तो इस क्वेश्चन में हम जनरल सॉल्यूशन की बात करेंगे, है ना। अब एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे जिससे कि बाकी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए, है ना। तो देखो बहुत ध्यान से देखेंगे। तो बेटा एक बात हो,
अंडरस्टूड है कि साइन एक्स इक्वल टू 0 तो नहीं है, तो ये वाला फॉर्मा तो नहीं बनेगा, तो जाहिर सी बात है साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई बनेगा। अब साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई बनाने के लिए मेरे को राइट हैंड साइड में इसको साइन बनाना पड़ेगा ना, चलो इसको पहले साइन बनाते हैं। तो साइन एक्स तो ऐसी रहा, अब मैं देखो साइन कहां पे होता है, तो 60 पे होता है, तो बेटा साइन पाई बाय 3 है ना 60, लेकिन अभी भी दिक्कत है माइनस की। भाई अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला तो साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई होना चाहिए, यहाँ पे तो साइन एक्स इक्वल टू माइनस साइन वाई है, तो माइनस को हटाना पड़ेगा। अब माइनस को हटाने के लिए मैंने ये चेक करना पड़ेगा कि साइन नेगेटिव कहां पे होता है, तो नेगेटिव यहाँ पे यानी कि पाई प्लस थीटा, और यहाँ पे यानी कि 2 पाई माइनस थीटा, इस दो जगह होता है, यानी थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो बेटा एक बार मैं थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, एक बार मैं फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग इसको लेने वाला हूं। तो साइन एक्स इक्वल टू साइन थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग पाई प्लस थीटा हो जाएगा, चेक कर लो, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन एक्स इक्वल टू साइन 2 पाई माइनस थीटा यानी कि पाई बाय 3। उम्मीद करता हूं कि कोई डाउट नहीं रहा होगा, है ना। ओके, तो अगर मैं इसके हिसाब से काम करूंगा तो पहले तो उसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3 और एक 4 पाई बाय 3, चेक कर लो 4 पाई बाय 3 आ रहा है, जी बिल्कुल आ रहा है। 4 को थोड़ा सा ढंग से बना लेता हूं, चलो ऐसे 4 पाई बाय 3 है ना। और अगर मैं यहां की बात करूं तो साइन एक्स इक्वल टू साइन 3 to 6 में से 1 गया तो 5 पाई बाय 3 आ रहा है। ओके दैट्स इट, मेरे को लगता है कि यहां तक कोई भी डाउट रहा होगा। अब साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, लेकिन यहां पे मैंने ऑब्जर्व किया कि ये फॉर्मूला तो बन गया बट दोनों जगह बन रहा है ना, तो चलो दोनों जगह अप्लाई भी कर लेते हैं, है ना, कुछ नहीं जा रहा। तो बेटा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला x इक्वल टू एन पाई, जैसा कि आप देख रहे हैं, प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n इंटू वाई, वाई की वैल्यू 4 पाई बाय 3 है, चेक कर लो 4 पाई बाय 3 कॉमा n बिलोंग्स टू z, वो तो परंपरा अनुसार आना ही है। इधर की बात करते हैं तो x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n इंटू वाई की वैल्यू क्या है 5 पाई बाय 3 कॉमा n बिलोंग्स टू z। तो बेटा आपके नो डाउट ये और ये दोनों ही आंसर सही हैं, लेकिन अब एक क्वेश्चन अराइज हो गया यहां से, वो क्या, वो ये कि सर आपने तो बताया था कि यहां पे जनरल सॉल्यूशन एक निकलता है और उसमें हम n की डिफरेंट वैल्यू पुट करते रहते हैं, तो हमारे को डिफरेंट आंसर्स मिलते रहते हैं। बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। अगर हम इसको फील करें ध्यान से तो कायदे से एक ही होना चाहिए था, लेकिन आप कह रहे हैं कि दो है, एक्चुअल में दो है नहीं, ये हमें दो दिख रहे हैं, हमें दो दिख रहे हैं क्योंकि हमने दो तरीकों से निकाला है। फर्क कितना है यार, एक बात बताओ कि क्या सिर्फ ये दो ही निकाल सकता था मैं? जैसा कि मैंने बताया कि जब मैं इसको ऐसे और ऐसे लिख सकता हूं तो मैं एक चक्कर और कटा के अलग तरीके से भी तो लिख सकता था ना, तो लिख तो बहुत सारे सकते थे, तो क्या मैं सारे के सारे जनरल सॉल्यूशन निकालता रहूं ऐसे ही? नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि जो वर्ल्ड वाइड यूज होता है हम उसको पकड़ेंगे। और वर्ल्ड वाइड क्या यूज होता है, जब आपके पास ऐसे केस बन जाते हैं, मतलब दो का केस बन रहा है, कहने का मतलब डबल केस बन रहा है। और डबल क्या, इसके आगे भी बहुत सारे केस बन रहे हैं, वो तो हमने लिखे नहीं है यार, हमने सिर्फ दो लिखे हैं। हमने 2 पाई तक, भाई चौथे क्वाड्रेंट तक ही तो गए, हम इसको दोबारा से ले आते हैं। यहाँ पे बात को फील करके देखो, जी बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि वर्ल्ड वाइड जो यूज होता है उसकी बात की जाती है, और वर्ल्ड वाइड यूज होता है जो सबसे छोटा एंगल होता है। अब बेटा इन दोनों केसेस में सबसे छोटा तो ये वाला एंगल है, थर्ड क्वाड्रेंट वाला। फोर्थ क्वाड्रेंट वाला तो 270 से बड़ा ही होगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपका एक्चुअल में तो आंसर ये है, ठीक है, बट आंसर ये भी गलत नहीं है। आप एग्जाम में अटेम्प्ट करोगे तो आपके नंबर भी नहीं कटेंगे, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि आप इसको करो ही मत, ठीक है, आप इसको करो ही मत। लेकिन आप कहोगे सर आपने क्यों कराया? मैंने आपको फील कराना था बेटा, मैंने आपको फील कराना था, इसीलिए कराया, ठीक है। आपको मैंने फील करा दिया। अब आपने जब भी दो केस बनते तो उसमें छोटा केस पकड़ के आपने आंसर निकाल देना है, ठीक है। अच्छा, अब आपके मन में ये डाउट रहा होगा कि सर ये दो कैसे निकल रहा है, इसका तो मतलब बताओ यार। देखो इसका मतलब, एक सेकेंड, कुछ और नहीं, ये बेटा दोनों दिख रहे हैं अलग अलग, लेकिन एक्चुअल में ये एक ही है, एक्चुअल में ये एक ही है। हाँ जी, कह रहे सर नहीं समझ आया, नहीं समझ आया तो आप एक काम करो, एनसीईआरटी बुक उठाओ, इस एग्जाम्पल नंबर 20 जो हमने कराया बोर्ड पे, उसके नीचे एक नोट लिखा है, ये देख रहे हैं ब्लू पैरे में, है ना, ये नोट पढ़ो आप, आपको समझ में आएगा। इस नोट में यही बात की गई है कि जो आप देख रहे हैं ये दिखने में भले ही डिफरेंट लग रहा हो, लेकिन एक्चुअल में ये सेम है, ठीक है। ओके, तो अब
फटाफट से आप वीडियो पॉज करके रोकिए फिर तो बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 21 जो कि पेज नंबर 76 एनसीईआरटी। थोड़ा सा स्पेस था तो मैंने सोचा इसे इधर ही कराता हूं, उसके बाद आप नोट कर लेना, ठीक है ना। चलिए, तो सॉल्व cos x इक्वल टू 1/2। सॉल्व मतलब प्रिंसिपल का कोई जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब जनरल की बात होगी। अब cos वाली बात है तो इसका मतलब ये वाली आइडेंटिटी बनेगी, तो मेरे को cos x इक्वल टू cos y बनाना, तो इसका मतलब ये cos y बनेगा। तो देखिए, इट इंप्लाइज cos x इक्वल टू 1/2 का होता है 60 पे होता है π/3। लिख सकता हूं ऐसे, बिल्कुल लिख सकता हूं। डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ। तो x इक्वल टू चेक कर लो, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, 2n पाई प्लस माइनस y की वैल्यू π/3 कॉमा n बिलोंग्स टू z। और ये तो हो भी गया, ये तो हो भी गया है ना, मजाक था। चलो एक बार आंसर देखें, बिल्कुल यही आंसर। तो ये आपका आंसर। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे समझ में भी आ गया होगा। सिंपल था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था। फटाफट से 2 जो कि पेज नंबर सेम 76 एनसीईआरटी है। तो अच्छा क्वेश्चन है, tan 2x इक्वल टू माइनस कॉट x प्लस π/3 और क्या लिखा है सॉल्व। सॉल्व यानी कि प्रिंसिपल से कोई बात नहीं हो रही, जनरल की बात है। ओके यार, tan लिखा है तो इसका मतलब tan x इक्वल टू tan y बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे tan x और यहाँ पे cot समथिंग देख के थोड़ा सा समझ में आया कि ये tan होगा। समझ में आती है ना बात। हाँ जी, अब इसको मैं tan कैसे बनाऊं, ये सोचना पड़ेगा मेरे को ये सोचना है, मेरे माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि इसको मैं tan कैसे बनाऊं। तो मैंने देखा कि tan 90 प्लस थीटा अगर मैं करता हूं तो cot थीटा आता है, आता नहीं आता, आता तो है नहीं, माइनस cot थीटा आता है, क्योंकि π/2 प्लस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो माइनस cot थीटा आता है। अच्छा, तो मतलब मेरे को इस आइडेंटिटी से एक बात समझ में आ गई कि मैं माइनस cot थीटा को ऐसे लिख सकता हूँ tan बनाने के लिए। और मेरे पे देखो ना, इस पूरे को आप थीटा मानो तो माइनस cot थीटा ही तो है। तो चलो बस मेरे को क्लू मिल चुका है और मैं इस क्लू को पकड़ के काम करने वाला हूं। तो माइनस cot थीटा की जगह मैंने क्या लिखा, tan π/2 प्लस थीटा, और थीटा की वैल्यू पूरी है ना, मैंने यही बोला ना, x प्लस π/3। ओके, अब मेरा एक काम तो आसान हो गया कि मेरे को tan x इक्वल टू tan y मिल गया है, लेकिन इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर ले तो ज्यादा बेटर लगेगा। तो बेटा tan 2x इक्वल टू tan, देखो π/2 और π/3 कितने होते हैं, एलसीएम ले लो यार, कितने क्या होते हैं, π/2 प्लस π/3, तो एलसीएम लेके आ गया 6, 3π प्लस 2π यानी कि 3 2 5 π/6 है ना। तो 5π/6, 5π/6 और प्लस में x एज इट इज। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। ओके, अब देखिए इसके आगे सिंपली मैं आइडेंटिटी अप्लाई करता हूं, tan x इक्वल टू tan y की, तो x इक्वल टू n पाई प्लस y होता है, तो x की वैल्यू 2x, तो x इक्वल टू n पाई प्लस y, और y की वैल्यू ये ब्रैकेट पूरा है यानी कि 5π/6 प्लस x, भाई n पाई प्लस y और n बिलोंग्स टू z, कॉमा n बिलोंग्स टू z। अब देखो मैंने देखा यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है, ये दोनों तो भाई निकले, तो इन दोनों भाइयों को एक तरफ ले लें। जी बिल्कुल ले लेते हैं। तो 2x माइनस x इक्वल टू n पाई प्लस 5π/6, चेक कर लो। तो बेटा 2x में से एक x गया तो एक x बचा, x इक्वल टू n पाई प्लस 5π/6 और कॉमा n बिलोंग्स टू z, तो आप परंपरा अनुसार लिख ही दोगे और मेरे हिसाब से आंसर यहीं पे छोड़ा होगा, बट लेट मी चेक फर्स्ट। तो n पाई प्लस 5π/6 बिल्कुल ठीक, ये आपका सुनहरे शब्दों में आंसर हो गया है ना। और उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। इसका यूज क्या है ध्यान रखना। चलो फटाफट से लो। तो बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 23 जो कि पेज नंबर 77 पे क्वालिफाई कर गया है एनसीईआरटी। तो कहते हैं सॉल्व sin 2x माइनस sin 4x प्लस sin 6x इक्वल टू 0, यानी कि एक इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है। कोई प्रिंसिपल की बात नहीं हुई है तो इसका मतलब जनरल सॉल्यूशन है ना। ओके, तो अब इसको मेरे को सॉल्व करना है यार। इसको देख के जाहिर सी बात है, एक ही बात समझ में आती है कि sin a प्लस sin b की आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं, है ना। और हमें यही काम करना भी चाहिए। वैसे तो हम sin a माइनस sin b की भी लगा सकते हैं, भाई sin a माइनस sin b की भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे ना सोचना पड़ेगा कि किसकी आइडेंटिटी लगाने में बेनिफिट मिलेगा। तो जाहिर सी बात है मैं sin a प्लस b लगाऊं, sin a प्लस sin b लगाऊं या sin a माइनस sin b लगाऊं, दोनों ही केस में मेरे को a प्लस b/2 इंटू a माइनस b/2 करना है। तो अगर मैं इन दोनों में लगाता हूं तो a प्लस b/2 करता हूं 4x आ जाएगा और मेरे को बेनिफिट मिल रहा है, यानी कि इन दोनों में लगा के मेरे को बेनिफिट मिल रहा है, चेक कर लो, है ना। तो
तो बस सबसे पहले मैंने ये चेक किया कि मेरे को किस में आइडेंटिटी लगानी है। तो मेरे को साइन 6x प्लस साइन 2x इन दोनों में लगाने, तो इसीलिए मैंने इन दोनों को एक साथ कर लिया और माइनस का साइन 4x एज इट इज रहने दिया। चेक करते हैं अब साइन ए प्लस साइन बी। अब साइन ए प्लस साइन बी की आइडेंटिटी साइन ए प्लस बी से ली गई होगी, और साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी होता है, यानी कि 2 साइन ए प्लस बी बाई 2। तो ए प्लस बी बाई 2 करूँगा 4x आएगा, चेक कर लो, इंटू ए माइनस बी बाई 2, लेकिन क्या कॉस ए माइनस बी बाई 2। तो 6 में से 2 गया 4, 4 को 2x। अच्छा एक काम करो, आप कहोगे सर आइडेंटिटी लिख के दिखाओ तो अच्छा लगेगा हमें, मैं आइडेंटिटी साइड में लिख देता हूँ, है ना। ओके भाई यहाँ पे लिख दूं नीचे, वहां पे यूज करी है मैंने साइन ए प्लस साइन बी, जो कि होती है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। और बच्चों मैंने आपको आइडेंटिटी बहुत अच्छे समझा रखी है सारी की सारी, और अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो मुझे ये भी नहीं लगता कि आप कभी गलती भी करेंगे आइडेंटिटी में, क्योंकि मैंने आपको इतनी इजी ट्रिक दे रखी है आइडेंटिटी को लर्न करने की, कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा आइडेंटिटी में, है ना। तो बस याद करो फटाफट से। चलिए अब हम क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं दोबारा से, है। तो ये तो आ गया आइडेंटिटी से, देखो चेक कर लो, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 करके 4x आ गया, ए माइनस बी बाई 2 करके 2x आ गया, और ये वाला एज इट इज आ गया माइनस का साइन 4x इक्वल टू 0। अब मैंने ऑब्जर्व किया कि साइन 4x कॉमन है, क्यों ना बाहर ले ले रहे, तो साइन 4x को ले लिया बाहर कॉमन, तो विद इन ब्रैकेट 2 बचा, cos 2x बचा, और साथ में -1 बचा। भाई यहां से बाहर गया तो 1 ही तो बचेगा। अब देखो दिस इंटू दिस इक्वल टू 0, इट मीन्स ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, इसका मतलब यही है। तो मतलब मैं इन दोनों को 0 से इक्वेट कराने वाला हूं, तो इट इंप्लाइज साइन 4x इक्वल टू 0 और 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहां पे तो पहली आइडेंटिटी बन गई, चेक कर लो, बहुत टाइम बाद बनी है पहली आइडेंटिटी। साइन x इक्वल टू 0 कब होता है, जब x की वैल्यू n पाई होती है, और x की वैल्यू क्या है 4x है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि 4x इक्वल टू n पाई, और x इक्वल टू n पाई बाय 4, चेक कर लो n पाई बाय 4, कॉमा n बिलोंग्स टू z, परंपरा अनुसार आना ही है। ओके अब और यानी कि ये वाला केस, तो बेटा यहाँ पे देखो ध्यान से, cos 2x इक्वल टू, भाई -1 है +1 हो गया, और ये 2 डिवाइड में आ गया, चेक कर लो। ओके अब cos 2x तो ऐसी रहा, जाहिर सी बात है cos x इक्वल टू cos y बनना है, देखो चेक करो cos x इक्वल टू cos y, तो इसको मतलब मेरे को यहाँ पे cos बनाना है, और cos कहाँ पे होता है 60 डिग्री पे, यानी कि पाई बाय 3 पे। अब cos x इक्वल टू cos y, तो चेक करेंगे x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, है ना। तो x इक्वल टू, x की वैल्यू 2x है, 2n पाई प्लस माइनस y, y की वैल्यू पाई बाय 3, कॉमा n बिलोंग्स टू z, परंपरा अनुसार n बिलोंग्स टू z। ओके अब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू निकालनी है हमने, तो बेटा x इधर डिवाइड में आएगा, जब डिवाइड में आएगा तो ये तो कट गया, तो बचा n पाई प्लस माइनस, जब डिवाइड में आया तो पाई बाय 6 हो गया, चेक कर लो, और n बिलोंग्स टू z। एक ये और एक ये आपके दोनों आंसर्स हैं, बट लेट मी चेक फर्स्ट। तो n पाई बाय 4 बिल्कुल ठीक है, और दूसरा n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6 बिल्कुल सही जवाब है, और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इस आइडेंटिटी का यूज किया था मैंने, तो ये साइड में लिख दिए। अब फटाफट से आप वीडियो पर नंबर 24, जो कि पेज नंबर 77 एनसीईआरटी है। तो क्वेश्चन लिखा है सॉल्व 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x इक्वल टू 0, यानी कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इट मींस कोई प्रिंसिपल नाम का जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब जनरल सॉल्यूशन की बात है। ओके अब इसको मैंने ध्यान से देखा तो कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है मेरे पास ना, इतना तो समझ में आता है, लेकिन यार एक बात समझ में आती है कि अगर ये cos ना होके sin होता ना, तो ये क्वाड्रेटिक का काम करता मेरे लिए। देखो ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की वैल्यू 0 इक्वल टू 0, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही है मेरे को, और cos स्क्वायर को sin में बना सकता हूँ इजीली, 1 माइनस साइन स्क्वायर लेके। तो बस मेरे को क्लू मिल चुका है, मैं इसी पे काम करने वाला हूँ। तो 2 ऐसे ही रहा, cos स्क्वायर को मैं लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और प्लस में 3 sin x एज इट इज इक्वल टू 0, विद ब्रैकेट ओपन किया, तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस 3 साइन x इक्वल टू 0। यहां तक भी कोई डाउट नहीं है। चलिए
अब इसको पहले लिख लो। आप कहोगे सर क्यों लिख रहे हो? कोई खास वजह तो नहीं है, लेकिन इसको -1 से इंटू करा के होल इक्वेशन को इसको पहले लिख रहा हूं बिकॉज ऑफ आपने क्वाड्रेटिक देखी है। तो क्वाड्रेटिक कैसे देखी है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि आपने क्वाड्रेटिक देखी है कि जो डिग्री 2 वाला है उसको पहले लिखते हैं, तो इसलिए डिग्री 2 वाले को पहले लिखवा ना, और जब मैं -1 से इंटू कराऊंगा तो ये प्लस का भी हो जाएगा, तो ये बन गया 2 sin² x। फिर डिग्री 1 वाला लिखता हूं, तो डिग्री 1 वाला ये इससे को माइनस इंटू कराऊंगा तो ये 3 माइनस का हो जाएगा sin x। फिर इसको कराऊंगा तो ये माइनस का 2 ही रहेगा। चेक कर लो, है ना? जी सर बिल्कुल, भाई प्लस का 2 था माइनस का 2 हो गया। ओके, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्वाड्रेटिक का काम कर रही है। देखो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कुछ इस फॉर्म में दिख रही है ना। यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है? sin x है। चेक कर लो। ओके, तो अब या तो मैं इसके फैक्टर कर दूं, और अगर आपको इसमें कठिनाई लग रही है तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको लेट कर सकते हैं। sin x को कोई भी वेरिएबल लेट से y मान लो, 2 मिनट के लिए y मान लो या t मान लो, ठीक है, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये क्या बन गया बेटा? ये बन गया, आप देखो 2t² माइनस 3t माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आपको सिंपली 10th क्लास वाला फील आएगा ना। अब मेरे को क्या करना है बेटा? मेरे को कुछ नहीं, इसके फैक्टर करने हैं। भाई मेरे पे 3 ही तरीके हैं इसको सॉल्व करने के क्वाड्रेटिक को, या तो फैक्टर करूं, या फिर परफेक्ट स्क्वायर मेथड, या फिर डी वाला फॉर्मूला है ना, डी इक्वल टू b² माइनस 4ac। चलो फैक्टर करके देखते हैं। माइनस का 3 लाना है, जो भी बनाए कैसे? 2 टू द 4 माइनस के 4 को ब्रेक करके। ओके ओके, माइनस के 4 को ब्रेक करके, तो 4 1 4 से भी तो हो जाएगा, हो तो जाएगा। इसमें माइनस इसमें प्लस ले लिया जाए तो 4 में से 1 गया तो माइनस का 3 और इंटू करके माइनस, बिल्कुल काम बन गया, काम बन गया। चेक कर लो। तो भैया 2t² इधर लिखूंगा मैं -4t और प्लस 1 क्या? t, यानी कि 1t यानी कि t, और -2 एज इट इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे, तो फर्स्ट 2 में से 2t कॉमन है। चेक कर लो, तो 2t कॉमन लिया तो 1t माइनस 2 बचेगा, और यहां से कुछ कॉमन लिया तो 1 कॉमन है तो t माइनस 2 बचेगा। और चेक करो कि ब्रैकेट दोनों सेम आ गए, और अगर ब्रैकेट सेम आ जाए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कोई गलती हमसे नहीं हुई है। और अब ब्रैकेट को बाहर कॉमन ले लो, तो t माइनस 2 बाहर गया, तो यहां से बचा 2t और यहां से बचा 1 प्लस का। फैक्टर तो हो गए। अब एक बार इसको इक्वेट करा दो, तो t माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2t प्लस 1 इक्वल टू 0। अब t की वैल्यू डाल देते हैं। t की वैल्यू क्या थी? sin x थी, तो sin x, और ये 2 उधर भेज दें, और यहां पे भी देखो मैंने क्या किया कि t की जगह तो sin x लिखा, ये 1 उधर भेजा माइनस का 1, और ये 2 इधर अपॉन में आ गया। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, है ना? ओके, ये तो बेटा यहीं पे नेग्लेक्ट हो गया। अब आप कहोगे सर नेग्लेक्ट क्यों करा है इसको? बेटा नेग्लेक्ट इसको इसलिए किया कि साइन की वैल्यू 2 दे रहा है, और हमने पढ़ा है साइन की रेंज जो होती है वो 1 से -1 से 1 के बीच में होती है, तो 2 तो हो ही नहीं सकती ना, तो गलत दे रहा है यहाँ से, तो इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर दिया, इसको कंसीडर किया। अब यहाँ से मुझे समझ में आया कि यहाँ से ये वाला फॉर्मूला बनेगा sin x इक्वल टू sin y का। तो चलो इसको फॉर्मूला बनाते हैं। तो sin x इक्वल टू sin y हमने बनाने के लिए आगे काम करना शुरू किया। तो ये साइन कहाँ पे होता है बेटा? 30 पे होता है। 30 को π/6 लिखते हैं। अब नेगेटिव है, तो नेगेटिव कहाँ पे होता है? थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो मैं छोटा एंगल लेता हूँ हमेशा, तो छोटा एंगल कौन सा? थर्ड क्वाड्रेंट का। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग मैं इसको चलाऊंगा, तो sin x इक्वल टू थर्ड क्वाड्रेंट में लिखते हैं पाई प्लस थीटा, पाई प्लस π/6। चेक कर लो। ओके, कोई डाउट नहीं है। तो बेटा sin x इक्वल टू साइन कितना हो गया? 7 π/6 हो गया। चेक करो, 7 π/6। अब ये बन गया sin x इक्वल टू sin y, यानी कि ये वाली चीज। तो फॉर्मूला लगा दूं, तो बेटा x क्या आएगा भाई? इट मीन्स x इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज़ टू द पावर n इंटू y, y की वैल्यू 7 π/6, कॉमा n बिलोंग्स टू z परंपरा अनुसार। तो ये आपका आंसर होना चाहिए, बट ये है या नहीं है वो तो चेक करके पता चलेगा। तो चेक कर लेते हैं। n पाई प्लस -1 रेज़ टू द पावर n इंटू 7 π/6, कॉमा n बिलोंग्स टू z। बिल्कुल ठीक है, दैट्स योर आंसर, फाइनल आंसर। और उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। झोपड़ी मिटा देता हूं पहले, है ना? झोपड़ी आपकी सहूलियत के लिए होती है बस खाली। चलिए फटाफट से आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा, और मैंने देखा ही नहीं कि एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो ये आखिरी क्वेश्चन था, दैट इज एग्जांपल नंबर 24 इस इंट्रो का, इंट्रो 3.4 ना। ओके,
तो इस क्वेश्चन के साथ आपका जो इंट्रो है एक्सरसाइज का वो कंप्लीट हो गया है और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इस इंट्रो के बिहाफ पे आप एक्सरसाइज 3.4 पहले खुद से ट्राई जरूर करें, ठीक है। उसके बाद जब जरूरत लगे तो सॉल्यूशन की वीडियो देखें, है ना। तो चलिए समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का इस क्वेश्चन के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।